हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट वहां पर किया। काफ़ी हद तक आपने जो चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आपने समझा। तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के बारे में, यानी कि डीएनए के बारे में, और वही सारी इमेजेस आपको दिखाई भी गई हैं। अभी तक हमने समझा है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम सिंपली क्या करें कि किसी एक जीव का जीन लेकर के किसी दूसरे जीव में हम डाल रहे हैं, और ये जो ट्रांसफर है यहाँ पर, इसी को हम क्या कह रहे हैं, जब हमने क्या कहा, देखिए हमने कहा है कि कोई एक जीव है, ठीक है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये है कोई दूसरा जीव और ये उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। हमने कहा कि हम इस जीव के जीन को ले करके इसमें ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका जीन आ गया है ऐसे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनकी, अगर हम नेमिंग करें तो हमने कहा ये है कोई जीव है जिसका नाम ए है और ये है बी है। कोई प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही है, इन जनरल हम ले रहे हैं। ये है ए और ये है बी, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है या इसका जो जीन है, हमने बी के जेनेटिक मटेरियल के साथ इसका जीन यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो आपका नया डीएनए है आपका, यानी कि इस जीव का जो नया डीएनए है, ये जो डीएनए है इसकी सीक्वेंस में चेंजेस आए हैं। आपने कहा अभी तक तो सारे इसी के जीन थे, अब इसमें कोई एक नया जीन ऐड हुआ है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेट डीएनए इसे हम कह सकते हैं। रिकॉम्बिनेट डीएनए यानी कि ऐसा डीएनए जिसका रिकॉम्बिनेशन हुआ है, नया कॉम्बिनेशन बना है, एक नया डीएनए हमारे पास आया है, तो हमने क्या कहा, इसे रिकॉम्बिनेट डीएनए कहा और इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहा। एक्चुअली में हम रिकॉम्बिनेशन ही तो कर रहे हैं, एक जीव है उसके जीन को लेकर के दूसरे जीव के जेनेटिक मटेरियल के साथ ऐड कर दे रहे हैं। तो दूसरा जो जीव है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जब रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो उसमें आपने कहा नए कॉम्बिनेशन बने हैं। और यही रीजन है जब हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसमें आप देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी, तब हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है वो कितनी हेल्पफुल हुई है आज के डेट में। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ लेंगे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये जो जीन हम यहाँ पर पास करा रहे हैं उसको हम प्राप्त कैसे करते हैं। आइसोलेशन की प्रोसेस चल रही थी, उसे आगे बढ़ाएंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो डेफिनेशन आपके पास आती है, एक बार हम उसे यहाँ पर पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, इंट्रोडक्शन, जिसमें कहा गया है द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। आपने कहा कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, ऐसी टेक्निक जिसमें हम किसी जीवित जीव को ले रहे हैं, एंजाइम्स को ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी जीव से, या तो हम क्या किसी जीव का यूज कर रहे हैं या उस जीव से किसी प्रकार के एंजाइम्स को हम यहाँ पर ले रहे हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, एक उत्पाद को बनाने के लिए, ठीक है, और जो प्रोसेस है उसे यूजफुल बनाने के लिए ह्यूमन के लिए। आपने कहा मैनी प्रोसेसेस लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। हमने कहा ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में एक्चुअली में हो क्या रहा है, हमने कहा हम गैमेट को ले रहे हैं और गैमेट का फ्यूजन करा रहे हैं। अब ये भी तो आपने कहा गैमेट को हम इतनी इजीली नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसी के थ्रू पॉसिबल हो पाया कि गैमेट को सेफली यहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल बॉडी से निकाल करके आपने कहा टेस्ट ट्यूब में वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पॉसिबल हो पाई है। आपने कहा मैनी प्रोसेसेस लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका रिजल्ट क्या आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। Synthesizing gene and using it to developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are also part of the biotechnology। आपने कहा कुछ और ऐसी
प्रोसेस होती हैं, जैसे कि आपने कहा जैसे कि वैक्सीन को बनाना, ठीक है, जैसे कि डिफेक्टिव जीन, कुछ ऐसे जीन होते हैं जो खराब हो गए हैं, जो डिफेक्टिव हो गए हैं, उनको सही करना, ठीक है। आपने कहा ये सारे पार्ट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, किसी खराब जीन को सही कर रहा है, या किसी जीन की अगर अभाव है वो काम नहीं कर रहा है तो उसे रिप्लेस कर रहा है। आपने कहा नई नई जो टेक्निक्स है वहां पर इवॉल्व हो रही हैं। द यूरोपियन Federation of Biotechnology (EFB) has given a definition of biotechnology that comprises both traditional and modern molecular biotechnology. The definition is as follows. आपने कहा कि जो यहाँ पर EFB है उसके अकॉर्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी एक डेफिनेशन हमें दी गई है। डेफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। आपने कहा इंटीग्रेशन यानी कि नेचुरल साइंस को भी लिया गया है और जीवों को भी यहाँ पर लिया गया है। सेल्स जीवों को कैसे लिया गया है? जीव पूरे के पूरे जीव हो सकते हैं या उनके सिर्फ कोशिकाएं हो सकती हैं या पार्ट्स देयरफॉर एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आपने कहा कि सिंपल सी डेफिनेशन जैसे कि हमने कही थी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं लेकिन हम लाइफ को भी यूज कर रहे हैं और दोनों को हम कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी नहीं है या पूरी तरीके से बायोलॉजी नहीं है, दोनों का यहाँ पे क्या है? मिक्सचर है। चलिए, तो ये तो एक डेफिनेशन है। यहाँ पर अगर आप समझते हैं तो आप डेफिनेशन को खुद से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, प्रिंसिपल क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, एक बार हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने कहा प्रिंसिपल में हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन टू मेन प्रिंसिपल, दो मेन प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पर इसके। सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। आपने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम डीएनए एंड आरएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ न्यू जीन टू इम्प्रूव द फंक्शन or trait into host organism and thus changes the phenotype of the host organism. सिंपल सी चीज बताई गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो क्या रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं? जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली। या तो हम जीन को ट्रांसफर इसलिए कर रहे हैं कि इम्प्रूव हो, कैरेक्टर इम्प्रूव हो, या हमने कहा डिफेक्टिव जो जीन है उसे रिमूव करके हम जीन वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो मेन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो हमारे जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, और इसमें जो जीन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं? इन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करके यहाँ पर जो नए कैरेक्टर्स हैं ये कैरेक्टर्स और ज्यादा यहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं, यानी कि क्वालिटी जो है उसको हम यहाँ पे इनहांस कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये आपके क्या है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है। हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर की। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि अब यहाँ पर इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि सिंपली हम जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक जीव का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो एक जीन है उसको हम दूसरे जीव में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इसके लिए जो प्रोसेस है वो इतनी ईजी नहीं होती है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है। तो हमने कहा था कि सबसे पहले तो हमें जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, हमें डीएनए को प्राप्त करना पड़ेगा और उसे ऐसे फॉर्म में प्राप्त करना पड़ेगा कि सिर्फ हमारे पास नेकेड डीएनए हो, हमारे पास वहाँ पे कोई प्रोटीन, किसी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट या आरएनए ना हो या कोई लेयर्स ना हो, हमारे पास कुछ ना हो, सिर्फ और सिर्फ डीएनए हमारे पास हो। इसके लिए हमने कहा हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, ठीक है। आइसोलेशन में अभी तक आपने क्या चीजें समझी हैं? सबसे पहले आइसोलेशन जब हमने देखा आइसोलेशन में हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने कुछ सेल्स को यहाँ पर लिया जिसमें हमने ह्यूमन सेल या एनिमल सेल लिखते हैं, एनिमल सेल हमने ली है, हमने प्लांट सेल ली, हमने फंगल सेल यहाँ पर ली है और हमने यहाँ पर ली है बैक्टीरियल सेल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? इन सारी सेल से हमें डीएनए को लेना है।
इन सारी सेल से जब हमें डीएनए को लेना है तो हमने सारी जो लेयर्स हैं उनको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, सारी चीजें रिमूव करनी पड़ेंगी, सिर्फ डीएनए यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग आती है यहाँ पे सेल वॉल। लेकिन अगर एनिमल की बात की जाए तो आपने कहा यहाँ पे नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमें सेल वॉल नहीं तोड़नी पड़ेगी। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होगी वो होगी यहाँ पे सेल्यूलोज की, ठीक है। फंगल सेल जो है वहां पर इसमें सेल वॉल होगी काइटिन की, और बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल है वो है पेप्टिडो ग्लाइकॉन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तोड़नी होगी सेल वॉल। अब सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम क्या क्या चीजें यहाँ पर ऐड करेंगे, तो एनिमल सेल में हमें किसी चीज को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेल वॉल नहीं है। सबसे पहले हम तोड़ेंगे यहाँ पर सेलुलोज। प्लांट सेल में अगर हमें यहाँ पे सेलुलोज को तोड़ना है या फिर सेल वॉल को तोड़ना है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सेलुलेज। ये सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐड कर ली थी। अगर काइटिन को तोड़ना है तो काइटिनेज, और अगर पेप्टिडोग्लाइकॉन को तोड़ना है तो लाइसोजाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा अगर हमें प्रोटीन को तोड़ना है, तो अब प्रोटीन हो गया है, लिपिड हो गया है, आरएनए हो गया है, तीन चीजों को हमने लिखा था। तो बाकी चीजों में कॉमन है कि हमने कहा हमें प्रोटीन को तोड़ना है तो हम यूज कर रहे थे प्रोटीएज को। फिर हमने कहा हमें लिपिड को तोड़ना है तो हम यूज कर रहे थे लाइपेज को। हमने कहा हमें आरएनए तोड़ना है तो हम यूज कर रहे थे आरएनएज को। एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पर डीएनए आता है नेकेड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमने रिमूव कर दी है, ये सब में हम कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी तो यही चीजें हम पढ़ लें। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में हमें क्या क्या बता रखा है, सबसे पहले सेल लाइसिस होता है। आपने कहा यूज एंजाइम टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एंजाइम को यूज करेंगे जो सेल वॉल को ब्रेक करेगा। अब हमने कहा अलग अलग जो यहाँ पर जीव हैं, जैसे प्लांट है या फिर एनिमल में नहीं पाई जाती, या फंगल सेल है या बैक्टीरियल सेल है, आपने कहा अलग अलग जो यहाँ पे ग्रुप्स है उनमें अलग अलग प्रकार की सेल वॉल पाई जाती है, इसीलिए सब में अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स को आप यूज करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि प्लांट के लिए आप सेलुलेज यूज कर रहे हैं, फंगल सेल के लिए आप काइटिनेज कर रहे हैं, और बैक्टीरियल सेल के लिए आप लाइसोजाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने अलग अलग ग्रुप की सेल वॉल को तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम्स को यूज किया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए क्या यूज हमने किया है, लाइसोजाइम यूज किया है बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ने के लिए। सेलुलेज फॉर प्लांट सेल के लिए हमने सेलुलेज यूज किया है, एंड काइटिनेज फॉर फंगस, ठीक है। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। सेलुलेज आ गया है, काइटिनेज आ गया है, और लाइसोजाइम आ गया है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया है। अब हमने कहा दिस रिलीज द डीएनए एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स इनटू द सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन जो हमारे पास बचा है डीएनए है, और डीएनए के अलावा कुछ वेस्ट सेल्स हमारे पास है, जैसे ये सब, इन सब का जब ब्रेकडाउन हुआ है तो आपने कहा कि वो जो रिमेन्स होंगे, जो बचा कुचा जो सेल्स होंगे वो वहां पे पड़े होंगे। अब हमें उन सेल्स को रिमूव करना है। जो रिमूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, चिल्ड एथेनॉल का यूज करेंगे, ठीक है। इस डीएनए में ये जो डीएनए हमने प्राप्त किया है इसमें हम ऐड करते हैं चिल्ड एथेनॉल, और जब आप चिल्ड एथेनॉल को लेते हैं तो आपके पास जो डीएनए है वो यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स। ये जो कंटामिनेंट्स हैं उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आपने कहा ऐड प्रोटीएज टू डाइजेस्ट प्रोटीन। सबसे पहले हम प्रोटीन को हटा रहे हैं। ऐड राइबोन्यूक्लिएज यानी कि आरएनएज टू डाइजेस्ट आरएनए। लाइपेज कैन आल्सो बी यूज्ड टू ब्रेक डाउन लिपिड, and this leave the DNA as the primary molecule remaining.
हमने कहा कि जो और चीजें होती है, जैसे सबसे पहले सेल वॉल हमने तोड़ी है, फिर हमने प्रोटीन को तोड़ा, फिर हमने लिपिड को तोड़ा, फिर हमने आरएनए को तोड़ा, ये सारी चीजें हमने तोड़ दी हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर इस इमेज में समझ ली है यहाँ पे। अब आपने कहा, जो कि हम बात कर रहे थे, पार्टिसिपेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का पार्टिसिपेशन होगा, तो हमने कहा कि डीएनए जो है उसे प्योर फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि अभी तक इसमें क्या थे, कुछ जो रिमेन्स है वो है, तो उन्हें हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड चिल्ड एथेनॉल टू द सॉल्यूशन। जहां आपका डीएनए है उसमें बहुत ठंडी जो एथेनॉल है वो हमने यहाँ पे क्या कर दी है, ऐड कर दी है। इससे क्या हुआ, एथेनॉल कॉज द डीएनए टू क्लम टुगेदर एंड बिकम विजिबल, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जब हमने जैसे हमने चिल्ड एथेनॉल डाली, वैसे हमारे पास जो डीएनए है वो एकदम विजिबल फॉर्म में आ गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो व्हाइट आपको व्हाइट या येलोइश जो चीज आपको दिख रही है वो है डीएनए, क्योंकि डीएनए कैसा हो गया, कंडेंस हो गया है और क्लियरली विजिबल हो गया। आप अपनी बुक को खोलेंगे और आपके पास एक इमेज आती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है। तो इस प्रकार की जो इमेज है ये कब आई है, यहाँ पे इमेज, यानी कि ये अभी अभी के लिए आप इसे छोड़ देंगे, ये क्या हो रहा है अभी के लिए इसे आप छोड़ देंगे। आप ध्यान देंगे इस पे, ये जो आपके पास आया है डीएनए, ये कब आया है, जब आपने चिल्ड एथेनॉल को वहां पर ऐड किया है। तो इतनी बात अगर क्लियर है तो आप ये सारे जो स्टेप्स है उन्हें नोट कर लेंगे, ठीक है। आप इस प्रकार से भी नोट करेंगे, ठीक है, और आप ये जो आपके पास पॉइंट वाइज आते हैं वैसे भी आप क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। इतनी बात अगर क्लियर है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब डीएनए को प्राप्त कैसे करना है, यानी कि हमने कहा वो तो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन से हम डीएनए को लेंगे कैसे, डीएनए को निकालेंगे कैसे, तो डीएनए को जो रिमूव करने की प्रोसेस है दैट इज नोन एज पूलिंग, ठीक है। डीएनए का हम कलेक्शन कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक जैसा हुक होता है, हुक लाइक कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इसे आपने डिप किया और इसी से क्या किया है, डीएनए को निकाल दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। तो आपने कहा the precipitated DNA can be collected using a process called a spooling, where it is wound onto a glass rod or a straw। तो आपने कहा कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या करे, डीएनए को इजीली वहां से रिमूव कर दे, वहां से निकाल दे, उसका यूज हम करते हैं और डीएनए को वहां से निकालते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहला जो आपका स्टेप है दैट इज आइसोलेशन, वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। हमने डीएनए को प्राप्त कर लिया है। अब हमने कहा डीएनए हमने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन डीएनए को ट्रांसफर नहीं करना है। डीएनए का कोई एक सेगमेंट, कोई एक जीन जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, हमने वही क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है। आपको ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि जैसे ये हमारा डीएनए है और हो सकता है कि ये एक जीन है जिसकी हमें आवश्यकता है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। और हम पूरा का पूरा डीएनए कभी ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने यही कहा है कि जीन क्या कर रहा है, जीन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हमें पूरे इस डीएनए से अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे यहाँ से निकालना है, वो यहाँ से प्राप्त करना है। क्योंकि हमने कहा डीएनए की जो लेंथ है वो मीटर्स में होती है, ठीक है, और इसीलिए हमने अपना जो जीन है उसको प्राप्त करना है। तो इसी के साथ हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है आइसोलेशन के बाद, पहला स्टेप हमने बोला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। इसमें क्या होगा, आइसोलेशन तो आपने पढ़ ली है, इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने कहा था कि पूरा का पूरा डीएनए हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम डीएनए का सिर्फ एक पार्ट जिसे हम जीन कहते हैं, और वो भी वो पार्ट जो हमें चाहिए, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो यहाँ पर क्या होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आइसोलेशन कर रहे हैं, वो जीन हमें चाहिए, उस जीन को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जीन का विखंडन या खंडन जिसे हम कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो
जीन डीएनए का विखंडन, ठीक है, जीन का नहीं होगा, डीएनए का होगा। इसमें हम डीएनए का विखंडन करेंगे, जिसमें हम डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हमें डीएनए को कट करना है, डीएनए को काटना है छोटे छोटे सेगमेंट में या छोटे छोटे फ्रेगमेंट में। अब डीएनए को काट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीजर का यूज करेंगे। सीजर आप यूज करते हैं, सीजर। अब डीएनए को अगर हमें कट करना है तो हम नॉर्मल सीजर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम हायर क्लासेस में आ चुके हैं, तो इतना तो हमें पता है कि डीएनए को काटना है तो नॉर्मल सीजर यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ जो सीजर यूज होगी उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। कैसे सीजर है ये? मॉलिक्यूलर सीजर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। या इन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं, या इनको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अभी तक हमने जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें हमने बहुत ये बोला है कि जो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन है उसके लिए हम यहाँ पे सीजर यूज करेंगे। इन सीजर का नाम होगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, या रिस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियस होते हैं। इसी के साथ इसका एक और नाम आता है जिसको हम जेनेटिक सीजर कहते हैं, और इसे आप एंजाइम लिखिए या न्यूक्लियस लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं जेनेटिक सीजर, ठीक है। हमने कहा कि डीएनए के फ्रेगमेंटेशन के लिए हम मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस या जेनेटिक सीजर का यूज करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। इसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ ये आपने कहा, ये है एक्सोन्यूक्लियस और ये होगा एंडोन्यूक्लियस। क्या मतलब होता है इनका? एंडोन्यूक्लियस की स्पेलिंग, ठीक है, क्लियर है। अब क्या मतलब होता है इनका? हमने कहा ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दोनों का काम क्या है? यहाँ पर डीएनए को काटना या डीएनए को अलग अलग भागों से तोड़ना। हमने कहा जो न्यूक्लियस डीएनए को यहाँ से तोड़ते हैं, ये वाले जो पॉइंट होते हैं, बाहर वाले पॉइंट यहाँ से या यहाँ से, उसे हम नाम देंगे यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए को बाहर के साइड से तोड़ा जा रहा है। बाहर जैसे ये पूरा डीएनए, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, तो डीएनए को बाहर के साइड यानी कि या तो यहाँ से तोड़ा जा रहा है या यहाँ से तोड़ा जा रहा है। बाहर यानी कि जो स्टार्टिंग की साइड है वहां से तोड़ा जा रहा है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस। अब कुछ ऐसे न्यूक्लियस भी आते हैं जो डीएनए को बीच से तोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से तोड़ दिया या यहाँ से तोड़ दिया या यहाँ से तोड़ दिया, यानी कि जो डीएनए है, डीएनए को मिड से तोड़ा जा रहा है, बीच से तोड़ा जा रहा है या अंदर से तोड़ा जा रहा है। ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं उनको हम नाम देते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंडोन्यूक्लियस या कोई भी एक न्यूक्लियस आ गया है कि हम एंडोन्यूक्लियस लेते हैं और वो एंडोन्यूक्लियस सारी जगह पे क्या कर देगा, उसे काट देगा। एंडोन्यूक्लियस या न्यूक्लियस या आपने कहा मॉलिक्यूलर सीजर हमेशा वहीं से काटेंगे जहां पर उसकी स्पेसिफिक साइट होगी, जिसे हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। यानी कि वो अपनी साइट को रिकॉग्नाइज करेगा जहां पर आपने का सीक्वेंस लगा होगा। जो नाइट्रोजनस बेस आप कहते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस का जो यहाँ पर सीक्वेंस लगा होता है वो उन्हें रीड करते हैं, और जो उसकी रिकॉग्निशन साइट होती है या स्पेसिफिक साइट होती है वो वहीं से कट करेंगे।
तो एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होते हैं, चाहे एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस है, वो एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जीन के लिए जो न्यूक्लियस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हमें क्या करना है, ऐसे एंडोन्यूक्लियस या ऐसे न्यूक्लियस का हमें चयन करना है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां से डिटेक्ट कर ले, या जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां से क्या कर दे, सेपरेट कर ले। क्लियर है? एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखिए। अभी तक हमने इतनी चीजें की है कि हमारे पास डीएनए आ गया है, लेकिन डीएनए आपने कहा कि बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पे थ्रेड है, ठीक है। अब आपने कहा ये मीटर्स में इसकी लंबाई होती है, तो हमें क्या करना है, अपना जीन प्राप्त करना है, उसके लिए हमें डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए हम सीजर का यूज करते हैं, और ये सीजर नॉर्मल नहीं होती है, ये सीजर होती है जैसे मॉलिकुलर सीजर इन्हें कहते हैं, या रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस इन्हें कहते हैं, या जेनेटिक सीजर इन्हें नाम दिया जाता है। ये जो न्यूक्लियस होते हैं, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को बाहरी तरफ से तोड़ते हैं, और एंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को बीच बीच से तोड़ते हैं। हमने कहा एंडोन्यूक्लियस कहीं से भी डीएनए को नहीं तोड़ेगा, ये इसकी क्या रिकॉग्निशन साइट जो होती है जहां से वो रिकॉग्नाइज करेगा पहले, यानी कि स्पेसिफिक साइट्स होती है और वहां से ये कट करेगा। इसीलिए हमने कहा हमें ऐसा न्यूक्लियस यहाँ पे यूज करना होगा जिससे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से टूट करके अलग हो जाए, ठीक है। तो अब हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये, ठीक है, ये हमारा जीन। तो हम ऐसा न्यूक्लियस यहाँ पर यूज करेंगे जो यहाँ से कट करे और यहाँ से कट करे, और हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हम प्राप्त कर लें। न्यूक्लियस जो है यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक की बात कंप्लीट है, तो एक और चीज आपके पास माइंड में आई होगी, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या सिर्फ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही कटता है, बाकी के पार्ट नहीं कटेंगे? हमने कहा नहीं, हमें अभी नहीं पता कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, इसलिए डीएनए के सारे ही जो सेगमेंट हैं वो वहाँ पर क्या होगा, वो वहाँ पे कट जाते हैं, और हमारे पास डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट आ जाते हैं। तो अब हमने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है, किस जीन की हमें आवश्यकता है। उसी के लिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आती है, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने से पहले आप लोग ये सारी चीजें यहाँ पे पहले नोट कर देंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर स्टेप होगा वो होगा कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करना, और उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। उससे पहले आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए और फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए दोनों जो पॉइंट्स हैं, दोनों स्टेप क्लियर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।